शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाता। शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाता। बिना संघर्ष के इंसान मजबूत नहीं बन पाता। बिना संघर्ष के इंसान मजबूत नहीं बन पाता। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम इस क्लास में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी दिन से 8-10 दिन हो गए हमारी क्लास नहीं चल पा रही थी करंट अफेयर की किसी कारणवश। तो अब हमने फिर से इसे कंटिन्यू कर दिया है करंट अफेयर की क्लास को। तो आपको इसी टाइम डेली क्लास मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक, क्योंकि इसमें एनालिसिस किया गया है। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बोल के उसका आंसर नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपको इसमें पूरा एनालिसिस बताया जाएगा कि अगर ये चीज हुई है तो ये क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई और इसका क्या प्रभाव हुआ। इस तरह से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 13 दिसंबर 2022। क्वेश्चन फर्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है। विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है। तो साथियों, पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है। इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र टीम के द्वारा जीती गई है। सौराष्ट्र टीम के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती गई है। सौराष्ट्र आपको नाम से ही पता चल रहा है ये गुजरात की टीम है, तो गुजरात की टीम के द्वारा जीती गई है और इसके द्वारा महाराष्ट्र की टीम को 5 विकेट से हराया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका एनालिसिस। सौराष्ट्र ने ये जीती है, कहां पर आयोजन किया गया, तो गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। किसे हराया है सौराष्ट्र टीम ने, महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया है। 2019-20 में अपना पहला रणजी खिताब जीता था किसने, सौराष्ट्र टीम ने। सौराष्ट्र टीम ने 2019-20 में अपना पहला रणजी खिताब जीता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है, सौराष्ट्र टीम के द्वारा। इसने किसको हराया, तो महाराष्ट्र टीम को हराया 5 विकेट से। कहां पर आयोजन हुआ इसका, गुजरात के अहमदाबाद शहर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और अहमदाबाद इसका एक प्रमुख नगर है। नेक्स्ट देखते हैं, और 2019-20 में अपना पहला रणजी खिताब जीता था सौराष्ट्र टीम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप सभी को इसे ध्यान रखना है कि किसके द्वारा सौराष्ट्र ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी जिसे हम एनसीबीसी कहते हैं, नेशनल जिसे हम क्या कहते हैं, एनसीबीसी कहते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हाल ही में इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर को एनसीबीसी का अध्यक्ष चुना गया है 2022 में। ये महाराष्ट्र के हैं और एक कृषक है। ये कौन, हंसराज गंगाराम अहीर। कब चुना गया इन्हें, 2 दिसंबर 2022 को। कब चुना गया, 2 दिसंबर 2022 को। काका काल के, अब हम देखते हैं, ये इतना हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसका एनालिसिस देखते हैं, यानी कि स्टैटिक जीके भी है इसमें हमारी। देखते हैं कब चुना गया, 2 दिसंबर 2022 को हंसराज गंगाराम अहीर को। काका कालेलकर की अध्यक्षता में एनसीबीसी आयोग का गठन किया गया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में एनसीबीसी का गठन किया गया था। 29 जनवरी 1953 में एक कमेटी गठित की गई थी काका कालेलकर की अध्यक्षता में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर।
1970 के दशक में बीपी मंडल आयोग बनाया गया पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, मतलब सुझाव देने के लिए कि हमें क्या कैसे करना चाहिए। तो 1970 के दशक में बीपी मंडल बनाया गया। 14 अगस्त 1993 में संविधान संशोधन के माध्यम से एनसीबीसी आयोग का गठन कर दिया गया। तो जब भी आपको एनसीबीसी आयोग ध्यान रखने हैं तो दो आयोग ध्यान रखने हैं। पहला काका कालेलकर आयोग, जिसका गठन 1953 में किया गया था। दूसरा है बीपी मंडल, जिसका गठन 1970 के दशक में किया गया था। काका कालेलकर आयोग की जो रिकमेंडेशन थी, उन्हीं के आधार पर 1993 में एनसीबीसी आयोग का गठन किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 102वां संविधान संशोधन किया गया 2018 में। उसके माध्यम से 1993 का जो संविधान संशोधन था उसे खत्म कर दिया गया और एनसीबीसी को एक संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया। आप सभी जानते होंगे संवैधानिक आयोग क्या होता है। ऐसा आयोग जिसकी व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है उसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। और हमारे अनुच्छेद 340 में एनसीबीसी आयोग के गठन की बात की गई है। तो उसी के आधार पर सरकार ने काका कालेलकर आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, फिर कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी। फिर बीपी मंडल का आयोग का गठन किया गया, फिर उसकी रिकमेंडेशन, फिर आखिर में 1993 में एक आयोग बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था और 3 अन्य सदस्य थे। तो आपको ये सारा ध्यान रखना है कि 1953 से एनसीबीसी आयोग के गठन की बात चलती है। फिर 1970 में बीपी मंडल बनाया गया। 1993 में फाइनली एनसीबीसी आयोग का गठन कर दिया गया। 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया। उसके माध्यम से 1993 के संविधान संशोधन को खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद जो हमारे अनुच्छेद 340 में एनसीबीसी आयोग के गठन की बात की गई है, फाइनली उसे संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया। और इसकी संरचना कैसी है, इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। तो आप ये यहाँ जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में हंसराज गंगाराम अहीर को चुना गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हंसराम गंगाराम अहीर हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से हैं। तो महाराष्ट्र से हैं और इनका जो पेशा है वो एक कृषक हैं। 2 दिसंबर 2022 को ये चुने गए अध्यक्ष के रूप में काका कालेलकर आयोग, ध्यान रखनी है आपको, काका कालेलकर आयोग कमेटी। और यहाँ पर 29 जनवरी 1953 में कमेटी का गठन किया जाता है। फिर 1970 के दशक में बीपी मंडल का गठन किया जाता है। 14 अगस्त 1993 में संविधान संशोधन आयोग के माध्यम से 102वां संविधान संशोधन 2018 को 1993 के संशोधन को खत्म कर दिया जाता है तथा 2018 को ही एनसीबीसी को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। और इसकी संरचना भी मैंने बता दिया आपको कि इसकी संरचना कैसी है। इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 अन्य सदस्य हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एनसीबीसी है, एनसीबीसी की फुल फॉर्म क्या है। देखो, नेशनल क्लास बैकवर्ड कमिटी। ओके, नेशनल क्लास बैकवर्ड कमिटी, इसका ये फुल फॉर्म है एनसीबीसी की, जो मैं आपको शॉर्ट में बोल रही हूँ। उसका संरचना आप देख सकते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, जिसे हम IDPD 2022 की थीम क्या है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, जिसे हम IDPD कहते हैं, 2022 की थीम क्या है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर इसकी थीम क्या है। देखते हैं, इसकी थीम काफी लंबी है तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं या फिर इसके फर्स्ट, बीच का और लास्ट का 3-4 वर्ड याद कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन्फ्लुएंसिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ड्स। ये इसकी क्या है, थीम है। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर
inclusive development, the role of innovation influencing and accessible and equitable words इसकी थीम है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब ये किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस? तो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को इसे मनाया जाता है और 1992 से इसे मनाया जा रहा है। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है तो पूरे विश्व में इसे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1992 से इसे मनाया जा रहा है और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम ये है। आपको ध्यान रखना है, ये कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उसमें से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस में से कब से स्टार्ट हुआ ये पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता है ये पूछा जा सकता है, या फिर इसकी थीम क्या है ये पूछा जा सकता है। तो हमारा 3rd क्वेश्चन हो चुका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है विश्व मृदा दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। तो 5 दिसंबर को विश्व भर में 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। विश्व हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, दोनों का मतलब पूरे विश्व भर में ही माना जाएगा, यानी कि पूरे विश्व भर में ये मनाए जाते हैं। और जहां पर राष्ट्रीय लगा हो वहां का मतलब है कि सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी की मंजूरी के बाद आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? किसकी? सेबी की मंजूरी के बाद आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदल करके, अभी जो हमारा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। तो आईडीएफसी से क्या ध्यान रखना है आपको? बंधन म्यूचुअल फंड। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने आरक्षण को बढ़ा करके 76% करने का विधेयक पारित किया है अपनी विधानसभा में? अब राज्य है तो विधानसभा होगी और जब हम केंद्र की बात करेंगे तो संसद होगी। तो इसीलिए यहाँ पर राज्य की बात आई है तो उसकी विधानसभा ने पारित किया होगा। तो किस राज्य ने आरक्षण को बढ़ा करके 76% करने का विधेयक अपने यहाँ पारित कर दिया है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। किसने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ देखते हैं अभी तक जो वहां पर जातियां रहती हैं किसको कितना आरक्षण कर दिया गया है। पहले पर है सवर्ण, सवर्ण को वहां पर 4% आरक्षण कर दिया गया है बढ़ा करके। फिर है अनुसूचित जाति, उसको 13% कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति को 32% कर दिया गया है और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का 27% आरक्षण कर दिया गया है। इस तरह से जब आप इसे ऐड करेंगे तो टोटल 76% आरक्षण हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आरक्षण को बढ़ा करके छत्तीसगढ़ सरकार ने 76% कर दिया है, जिसमें सवर्ण को 4%, जिसमें एससी को 13%, एससी को 32% और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? गवर्नर का मतलब राज्यपाल। यहाँ पर अनुसुईया उइके यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है किस राज्य ने आरक्षण को बढ़ाकर 76% करने का विधेयक पारित किया है? आंसर इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर इज मद्रास उच्च न्यायालय। आंसर क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने यहाँ के पूरे राज्य के मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, मोबाइल लेकर तो जा सकते हैं लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। चाहे आपका फोन आता रहे चाहे कुछ भी आता रहे, लेके जाओगे वो भी आप साइलेंट करके। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य विकलांगों के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने वाला पहला राज्य
बन गया है। भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जो विकलांगों के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विकलांगों के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्योंकि ये पहला है तो आपको इसीलिए ध्यान रखना है। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ का हम मैप देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात आई है, पहले आप गुजरात का मैप देख सकते हैं। गुजरात कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अगर हम गुजरात बनाए, मैप भी आना चाहिए आपको गुजरात का, तो हम गुजरात जब हम भारत का मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हम गुजरात को बनाते हैं, जो कि उसकी कटी फटी तटरेखा है, इस तरह से, है ना। करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, देखो ऐसे ही है। तो ये हमारा गुजरात राज्य हो गया। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ कैसा दिखता है राज्य, देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको लंबा लंबा। तो छत्तीसगढ़ बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, इस तरह से। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ओके, तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़। बिहार से झारखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश इसके ऊपर होगा, बिहार यहाँ होगा, झारखंड नीचे होगा, उत्तर प्रदेश नीचे है, उत्तराखंड ऊपर है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी। जय हिंद, जय भारत।